क्लियर हुआ? ओके। 21 लेटर्स में इंग्लिश में जो होता है उसमें वर्ग को डिवाइडेड नहीं किया जाता है, बट हिंदी में डिवाइडेड किया जाता है, इसलिए हमने आपको बताया है। तो का वर्ग हो गया, फिर चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, फिर ऊष्म हो गया, और फिर अंतस्थ हो गया, और फिर संयुक्त हो गया। ये यहाँ का मैंने नहीं बताया, बट इसको मैं बता रही हूँ। ऊष्म का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड, आवर साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिप से साउंड निकलता है, टंग से साउंड निकलता है, ठीक है, एंड गले से साउंड निकलता है। तो जहाँ से भी हमारे साउंड निकलता है उसे बोलते हैं ऊष्म। ओके। जो हमारा मेन साउंड निकलता है, साउंड से जो लेटर्स होते हैं उसको हम मेन कहते हैं साउंड वर्ड। साउंड वर्ड, साउंड वर्ड में अभी तक आपने यही सोचा होगा कि केवल वॉवेल्स ही तो आते हैं, बट एक्चुअल में वॉवेल्स ही नहीं आते हैं, उसमें कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, लेटर्स होते हैं। वो कोई भी लेटर हो सकता है जो बिना हमारे साउंड के हो ही नहीं सकता है। साउंड वर्ड इसलिए बने हैं, और साउंड से ही हम वर्ड्स को क्लियर करते हैं। अगर हम वर्ड्स को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किस पे फोकस करते हैं? साउंड पे फोकस करते हैं। तो ये चीज़ें हिंदी ही हमें क्लियर करवाता है, और हिंदी के अलावा जब हम उसको हिंदी के थ्रू, यानी हिंदी ग्रामर के थ्रू हम इंग्लिश को प्रोनाउंस करते हैं, तभी क्लियर होता है कि हमारे साउंड वर्ड्स कैसे हैं और क्या है। एक्चुअल में ये होता है। तो ये हो गए हमारे बेसिक नॉलेज। इसमें वर्ण भी आपने सीखा, यानी लेटर्स को सीखा, लैंग्वेज को सीखा, मेन ग्रामर को सीखा, और उसके बाद लेटर्स में क्या कुछ होता है ये सभी चीज़ें जाने। अब आते हैं वर्ड्स पे। ये हो गया जो साउंड वर्ड्स के बारे में बता रहे थे आपको। ऊष्म यानी कि जो हमारे मुंह से साउंड निकलता है, चाहे वो टंग के द्वारा हो, टीथ के हो, या फिर गले के साथ हो, यानी कि कहीं ना कहीं से अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसके साउंड को हमें निकालना ही है। जैसे शा, शा जो है वो हमारे में टंग से जो है निकल रहा है, सा हमारे दांत से निकल रहा है, हा हमारे गले से निकल रहा है। तो ये मेन प्रोनाउंसिएशन होता है हमारे साउंड लेटर के, साउंड वर्ड्स के। तो ये हो गया हमारा साउंड लेटर, क्योंकि अभी हमने वर्ड्स पे फोकस नहीं किया है। ये हमारा मेन लेटर है, यानी कि अभी हम स्मॉल है तो स्मॉलेस्ट में ही रहेंगे। ये है मेन साउंड लेटर। संयुक्त आप जान चुके हो। संयुक्त का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि संयुक्त जो होता है वो मेन दो लेटर्स के कॉम्बिनेट से होता है, कंबाइन से होता है, जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ और श्र आता है, जो कि अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद आता है अंतस्थ, यानी कि अंतहस्त। अंत में जो साउंड निकलता है उसकी बात करते हैं। आखिरी में हमारे गले से जो एक साउंड निकलता है उसको हम अंतस्थ बोलते हैं। उसमें आते हैं य, र, ल, व, यानी कि 4 लेटर ऑफ हिंदी, य, र, ल एंड व। ये वाई, आर, एल एंड वी। ओके, वाई, ए, आर, ए, एल, ए, वी, ए। अब आप सोचेंगे कि हमने हर लेटर के साथ ए को क्यों ऐड किया है। दिस इज फुल ऑफ लेटर। अगर हम वॉवेल्स के साथ इसको नहीं ऐड करेंगे तो शायद हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये साउंड वर्ड कहलाते हैं। साउंड वर्ड का मतलब ये होता है कि ये लेटर हमारे साउंड में निकलता ही है। जैसे वाई, आई यानी प्रोनाउंस कर रहे हो तो आ तो निकल ही रहा है। आर, रा, रा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ला यानी एल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। वी, वा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। हर साउंड पे यानी कि हर लेटर पे आ साउंड वर्ड निकल रहा है, इसलिए
हमें हर लेटर के साथ ए को ऐड करके यहाँ पे लिखना पड़ा। तो ये हो गया हमारा अंतस्थ लेटर यानी कि अंतस्थ व्यंजन, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वर्ड पे कि वर्ड पे हमने क्या सीखा। वर्ड्स यानी कि शब्द। अब अगर हम देखें तो शब्द क्या कहलाते हैं, शब्दों को हम क्या कहते हैं, कैसे बनाते हैं। तो जहाँ पे लेटर्स को कॉम्बिनेट करते हैं, ऐड करते हैं, वहाँ पे हमारे शब्द बनते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। हम ऐसे निरर्थक शब्दों को नहीं बना सकते हैं जहाँ पे हमें मीनिंग का पता चले। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बुक, बुक क्लियर हो रहा है, दिस इज अ मीनिंग ऑफ वर्ड। ओके, कॉपी, दिस इज क्लियर ऑफ मीनिंग। उसके बाद आता है स्मॉल, दिस इज क्लियर ऑफ वर्ड। ओके, रीड, दिस इज क्लियर ऑफ वर्ड। राइट, दिस इज क्लियर ऑफ वर्ड। तो यहाँ से हमें मीनिंगफुल होने का पता चल रहा है कि इसका कोई ना कोई मीनिंग है। जहाँ पे मीनिंगफुल लेटर्स होते हैं, मीनिंगफुल लेटर्स को ऐड किया, मीनिंगफुल वर्ड्स को ऐड किया जाता है, वहाँ पे ये लिखे जा सकते हैं। बट अगर हम इसका उल्टा लिखते हैं, जैसे हमने मान लिया लिख दिया यहाँ पे कूब, क्या कूब आपका मीनिंगफुल है? इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग का पता चल रहा है? कुब तो होता है बट कूब नहीं होता है। अगर इसमें हम सिंगल ओ लिखे होते या यू लिखे होते तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मीनिंग का पता चलता, बट यहाँ पे हमें मीनिंग का पता नहीं चल रहा है। मीनिंग का पता नहीं चल रहा है का मतलब इसमें कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज अ लेटर ऑफ, यस, दिस इज लेटर ऑफ ओनली फॉर नॉट क्लियर, यस, दिस इज नॉट क्लियर। तो ये आपका क्लियर नहीं है, इसलिए इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो इसी तरह से कोई भी लेटर अगर आप उसको अपोजिट साइड से लिखेंगे यानी कि उल्टा लिखेंगे तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। तो हमें एग्जैक्ट लेटर को ऐड करके एग्जैक्ट वर्ड लिखना है, इसलिए यहाँ पे वर्ड्स जो होते हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स। जिस तरह से हमने लेटर्स को पूछा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, देन वी हैव स्टार्टिंग यानी कि लर्निंग कि हमें जो वर्ड्स हैं वो कैसे क्लियर करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, तो कितने प्रकार के शब्द होते हैं। फर्स्ट होता है सार्थक, सेकंड होता है निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनकी कोई मीनिंग होती है, जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हमारे टाइटल में क्या होता है, हम बोलते हैं तो कोई ना कोई टाइटल लगाते हैं, पानी वानी, ठीक है, पढ़ना वढ़ना। तो पढ़ना का तो यानी कि रीड करने की तो मीनिंग हो रही है, लेकिन वढ़ना की कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज फिजूल लेटर। ओके, तो इस तरह से जैसे पानी वानी तो दैट इज फुल ऑफ मीनिंग, यानी कि पानी का तो फुल मीनिंग है बट वानी का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसकी मीनिंग नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। वानी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी हैबिट में होता है क्या, पानी वानी, खाना वाना, सोना वोना। दिस इज जो मीनिंगफुल लेटर है, यानी कि हम मीनिंगफुल लेटर्स के साथ जो है वो फिजूल लेटर भी, फिजूल वर्ड भी ऐड करते हैं साथ साथ। इसलिए शब्दों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सार्थक और सेकंड निरर्थक। ये हो गया आपके दो। एग्जैक्ट जो होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स वर्ड होते हैं जो आपको मैं अभी बताऊंगी। यानी स्वदेशी का मतलब ये होता है जो अपने देश के, यानी कि स्टेट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, और लास्ट वाला है आपका फॉरेन, यानी कि जो दूसरे देश से आई हुई लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो दूसरे देश से मान लीजिए सिंपली जैसे हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में जो हम बोलते हैं उसमें
हम अपनी लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं, बट हम कुछ वर्ड्स ऐसे भी बोलते हैं जिसमें उर्दू भी हो सकता है, फारसी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। तो मेन क्या है, जो बाहर से आई हुई भाषा होती है, बाहर से लिए गए वर्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉरेन। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा रेडियो, तो ये फॉरेन वर्ड्स है, रेडियो। ओके, डॉक्टर ये, और सैनिक, ये फॉरेन लैंग्वेज है, यानी कि बाहर से आए हुए वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज में जैसे धोती हो गया, कुर्ता हो गया, लोटा हो गया, ये हमारे स्टेट की लैंग्वेज है, यानी कि ये हमारे ही देश का वर्ड है जो हमने इसको चुना है। ठीक है, बाकी जो बेसिक है, बेसिक का मतलब बेसिक ओरिजिन का मतलब यह है कि जो ओवरऑल बोला जाता है उसको बेसिक ओरिजिन कहते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि किसी लैंग्वेज को, किसी सेंटेंस को एक्सपेरिमेंट किया जाए, यानी कि आपस का तालमेल बराबर किया जाए। बराबर किससे किया है हम लोगों ने? संस्कृत से किया है, यानी कि जो हमारी इंग्लिश है वो कहाँ से आई है? बाहर से आई है, हमने यहाँ पे रह के सीखा है। बट एक्सपेरिमेंट किससे किया गया है? उसके ग्रामर को एक्सपेरिमेंट किया गया है संस्कृत से। संस्कृत लैंग्वेज ऑफ माय स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे ओल्डेस्ट जो थे, जैसे ऋषि मुनि थे, वो सबसे पहले यूज़ क्या करते थे? संस्कृत को यूज़ करते थे। संस्कृत से एक्सपेरिमेंट किया गया तो हिंदी बनाया गया। हिंदी इसलिए बनाया गया क्योंकि संस्कृत जो है एक टफ लैंग्वेज है, उसको हम सीधे से बोल नहीं सकते हैं, पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद उसे उन्हीं लोगों ने, मतलब जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी थे, उन्होंने ही इसका एक्सपेरिमेंट करके हिंदी में एक्सचेंज किया। और हिंदी एक्सचेंज किया तो वो हमारे लिए सूटेबल होने लगी, यानी कि हम धीरे धीरे करके हिंदी को बोलना स्टार्ट कर दिए। बट आज की स्थिति ऐसी है कि हम पूरी तरह से हिंदी नहीं बोलते हैं। अगर किसी से ये कहा जाए कि आप क्या शुद्ध हिंदी बोल लेते हो? नहीं, हम एकदम हौच पौच की भाषा, यानी कि चारों तरफ से जो मिली जुली भाषा होती है हम उसको यूज़ करते हैं, पूरी तरह से हिंदी भी नहीं बोल पाते। और उसके बाद इंग्लिश, जो हमारी हिंदी टूटी फूटी है, तो इंग्लिश की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। इंग्लिश हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमारा एक ग्रामर बेस एकदम से मजबूत होगा। तो हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। अगर हम हिंदी ग्रामर को एक मजबूत पक्ष देंगे तभी हमारा कोई भी ग्रामर, उसे हम मजबूत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें संस्कृत नहीं आती, बट हमें संस्कृत का ग्रामर देखना है, तो क्या आप संस्कृत टू संस्कृत यूज़ कर सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारी समझ में ही नहीं आएगा। जबकि हैं हम इंडियन, क्यों नहीं समझ सकते हैं? इसलिए नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हम उसे कभी देखे या पढ़े नहीं हैं। अगर देखते भी हैं तो वो हमारे पढ़ने से रही। इसलिए जो है हमारे लिए सबसे आसान तरीका है हिंदी। तो क्यों ना हम हिंदी ग्रामर को एक बेसिक नींव बनाएं और उसके थ्रू हम अपने इंग्लिश को मजबूत करें। अगर हमारी हिंदी ग्रामर मजबूत है तो इंग्लिश ग्रामर को हम ज़रूर मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि सेम अभी तक मैंने जो आपको बताया है, लैंग्वेज से लेकर के वर्ड्स तक जो बताया है, क्या आपको कहीं लगा कि इसमें हमें कन्फ्यूजन है? क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को यूज़ किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। क्यों? क्योंकि ग्रामर बेस में हिंदी का होना बहुत ज़रूरी होता है, और हिंदी को, अगर हिंदी ग्रामर को हम अच्छे से समझते हैं तभी हम इंग्लिश ग्रामर को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने वॉबल्स को एक्सप्लेन किया है। क्यों किया है? क्योंकि इंग्लिश में मेन 5 वॉबल्स होते हैं। अगर हम उसी डिटेल्स पे चलेंगे तो ले दे करके वो हिंदी पे ही आता है। हिंदी वॉबल्स को यूज़ करते करते वो अपने वर्ड्स को आगे बढ़ाता है। क्यों आगे बढ़ाता है? क्योंकि हिंदी ग्रामर जो होता है वो सुटेबल होता है, इसके सारे वॉबल्स क्लियर होते हैं और इसी से इनका भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि इंग्लिश में केवल 5 वॉबल्स हैं, 5 वॉबल्स तो हैं, बट एक्सप्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? हिंदी ग्रामर से। इसलिए हमें हिंदी का ग्रामर परफेक्ट करना है और इसके साथ साथ हमें इंग्लिश भी सीखनी है।
तो ये हो गया हमारा वॉबल्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। उसके बाद जो है शब्दों पे हमारा मेन फोकस इस टाइम पे शब्दों पे चल रहा है। तो शब्द जो हैं वो फॉरिगन के मैंने आपको डिक्लेयर किए। उसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो होता है वो किसी से कंपेयर करना, किसी लैंग्वेज से कंपेयर करने को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कि उस पे होता है, यानी कि जैसे संस्कृत और हिंदी का आपने कंपेयर किया, हिंदी आसान हो गया, तो इसमें आते हैं तद्भव और तत्सम। तद्भव यानी कि जो जिस वर्ड को जैसे का तैसे लिख दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे बुक लिखा है तो बुक को ज्यों का त्यों ही लिख देना, उसमें कोई कंपेयर नहीं है। इसी तरह से बुक तो आपका इंग्लिश है, बट संस्कृत वर्ड्स जहाँ यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यूज किया धृत। धृत का मतलब होता है घी। तो अगर हमने यूज किया है धृत तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये तद्भव है। तत्सम का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर किया गया, यानी अलग किया गया। यानी कि घृत को हम घी भी तो लिख सकते थे, अगर हमने उसको सिंपल लिख दिया तो वो हो गया तत्सम। ये हो गया एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो ये हो गया लास्ट वाला आपका बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब आते हैं, हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्या होता है। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द आ जाते हैं। तो विकारी शब्द जो होते हैं जिनमें क्रिया, काल आदि के कारण कोई एक्सचेंज यानी कि कोई एक्सचेंजेशन नहीं होता है, उसे हम विकारी या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये हो गए आपके मेन पर्पस ऑफ वर्ड्स, मेन पर्पस ऑफ वर्ड्स। अब आते हैं हम सेंटेंस पे। सेंटेंस का मतलब ये है कि अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? यस, सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? जैसे मैंने आपसे पूछा कि वाक्य क्या होते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, जहाँ पे शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे सेंटेंस कहे जाते हैं, बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। इसका भी जैसे आपने शब्दों का किया था, शब्दों को आपने एक्सप्लेन किया था, इसी तरह से सेंटेंस का भी एक्सप्लेनेशन होता है, यानी कि सार्थक और निरर्थक। यानी कि हम सार्थक सेंटेंस को नहीं लिख सकते हैं। सेंटेंस को हम लिखेंगे तो क्या होगा, निरर्थक सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि उड़ रही है चिड़िया, उड़ रही है चिड़िया। ये क्या है? क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ओनली फॉर फ्लाई द बर्ड इज फ्लाइंग। यहाँ पे क्या होगा, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। द बर्ड इज फ्लाइंग। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, ये क्लियर हो गया? यस, अगर हम इसको इस तरह से लिखते तो ये क्या कहलाता? दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, यानी कि ये गलत है, ये गलत सेंटेंस है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस तरह से सेंटेंस का जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि हम वर्ड्स को ऐसे यूज करें जो आसानी से हमें तैयार हो जाएं और कंप्लीट भी हो जाएं। ओके, तो हम जो है अब इतना ही आपको बताते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेंटेंस का बिल्कुल क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ओके। आप उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं, तो दोनों को हम क्लियर करेंगे कि मेन सेंटेंस के जो टाइप्स हैं और नेगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं और पॉजिटिव कौन से सेंटेंस होते हैं। तो इसके साथ ही आज के बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।